स्वागत है द बेटर वर्ल्ड में, जहां हम बदलाव के सितारों की कहानियां सुनाते हैं। तेजस्वी यादव, लालू के बेटे से बिहार के युवा नेता तक, ने क्रिकेट की पिच से सियासत के मंच तक का सफर तय किया। उनके बचपन, जुनून और सामाजिक न्याय की लड़ाई ने बिहार में उम्मीद जगाई। द बेटर वर्ल्ड आपको ले जाएगा उनकी इस यात्रा में, विवादों से लेकर उनकी बेटी कात्यायनी तक। सुनिए, प्रेरित होइए और एक बेहतर दुनिया के लिए कदम उठाइए। अध्याय 1, प्रारंभिक जीवन और परिवार पृष्ठभूमि। 9 नवंबर 1989 को पटना के एक घर में, जहां सत्ता की चमक के साथ साथ सादगी की गर्माहट भी थी, तेजस्वी प्रसाद यादव ने जन्म लिया। ये घर बिहार के मुख्यमंत्री का सरकारी आवास था, लेकिन इसकी आत्मा लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के परिवार में बसी थी। तेजस्वी उनके 9 बच्चों में 7वें थे। उनके बड़े भाई बहन मीसा भारती, रोहिणी, चंदा, रागिनी, धन्नू और हेमा और छोटे भाई तेज प्रताप यादव के साथ ये परिवार बिहार की राजनीति का एक जीवंत चेहरा था। लेकिन इस परिवार की कहानी केवल सत्ता और शोहरत की नहीं थी। ये मेहनत, संघर्ष और बिहार की मिट्टी से जुड़ाव की कहानी थी। लालू प्रसाद यादव उस समय बिहार की राजनीति के सबसे चर्चित चेहरों में से एक थे। 1970 के दशक में जेपी आंदोलन से उभरे लालू ने सामाजिक न्याय की लड़ाई को अपनी पहचान बनाया। उनकी देसी शैली, हंसमुख अंदाज और पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने की कोशिश ने उन्हें जनता का प्रिय नेता बनाया। 1989 में जब तेजस्वी का जन्म हुआ, लालू मुख्यमंत्री बनने की राह पर थे। उनके घर में कार्यकर्ताओं की भीड़, राजनीतिक चर्चाएं और सामाजिक बदलाव की बातें आम थी। लेकिन इस चमक दमक के बीच तेजस्वी का बचपन साधारण और पारिवारिक मूल्यों से भरा था। राबड़ी देवी, तेजस्वी की मां, इस परिवार की धुरी थी। साधारण गृहिणी से बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर प्रेरणादायक था। लेकिन तेजस्वी के लिए राबड़ी एक ऐसी मां थी जो बच्चों को अनुशासन और सादगी की सीख देती थी। घर में खाने की मेज पर सभी भाई बहन एक साथ बैठते, हंसते बतियाते और राबड़ी की बनाई रोटी सब्जी का स्वाद लेते। राबड़ी की गांव की कहानियां और लालू की हाजिर जवाबी तेजस्वी के बचपन को रंगीन बनाती थी। तेजस्वी का बचपन पटना के एक अणे मार्ग में बीता। ये वही घर था जो बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास था। लेकिन यहां सत्ता की गंध से ज्यादा परिवार की एकजुटता थी। तेजस्वी और उनके भाई बहन एक साथ खेलते, छोटी मोटी शरारतें करते। तेज प्रताप उनके सबसे करीबी साथी थे। दोनों भाई अक्सर लालू की सभाओं में जाते, जहां जनता से जुड़ने की कला को चुपके से देखते। लालू की हंसी और उनके देसी अंदाज में कहे गए नारे तेजस्वी के मन में गहरे उतरते थे। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। लालू का परिवार हमेशा चर्चा में रहता, कभी उनकी नीतियों के लिए तो कभी विवादों के लिए। लालू का परिवार मूल रूप से गोपालगंज के फुलवरिया गांव से था। लालू के पिता कुंदन राय और माता मर्छिया देवी ने सादगी और मेहनत से अपने बच्चों को पाला था। लालू ने इस सादगी को अपने परिवार में भी बनाए रखा। हर गर्मियों में लालू अपने बच्चों को गांव ले जाते। वहां तेजस्वी खेतों में दौड़ते, गाय भैंसों के साथ समय बिताते और गांव के बच्चों के साथ खेलते। ये अनुभव उनके लिए बिहार की जड़ों को समझने का जरिया बने। लालू अक्सर कहते, बेटा, चाहे हम कितने भी ऊंचे उठ जाए, अपनी मिट्टी को कभी मत भूलना। ये सीख तेजस्वी के व्यक्तित्व का हिस्सा बन गई। 1990 का दशक बिहार के लिए उथल पुथल का दौर था। लालू ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, जिसने पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया। इस फैसले ने बिहार को 2 खेमों में बांट दिया। एक तरफ लालू को सामाजिक न्याय का मसीहा माना गया, तो दूसरी तरफ उन पर जातिवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा। इस माहौल का असर तेजस्वी पर भी पड़ा। स्कूल में उन्हें अपने पिता की राजनीति के कारण टिप्पणियों का सामना करना पड़ता।
सहपाठी कभी उनकी पृष्ठभूमि पर सवाल उठाते तो कभी मजाक उड़ाते, लेकिन तेजस्वी ने इन सब के बीच हिम्मत और आत्मविश्वास विकसित किया। परिवार में मीसा भारती उनके लिए प्रेरणा थी। सबसे बड़ी बहन के तौर पर मीसा ने दिल्ली में मेडिकल की पढ़ाई की और बाद में राजनीति में कदम रखा। उनकी मेहनत और समर्पण तेजस्वी को प्रेरित करते थे। तेज प्रताप के साथ उनकी दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक बचपन को और रंगीन बनाती थी। राबड़ी की सादगी और लालू की हाजिर जवाबी ने तेजस्वी को एक अनोखा मिश्रण दिया। वो न केवल जमीन से जुड़े रहे, बल्कि जनता से संवाद करने की कला भी सीखी। लेकिन तेजस्वी का बचपन सिर्फ हंसी खुशी का नहीं था। 1990 के दशक के अंत में लालू चारा घोटाले में फंसे। इस घोटाले ने न केवल उनकी राजनीतिक छवि को प्रभावित किया, बल्कि पूरे परिवार पर एक काला साया डाला। तेजस्वी, जो उस समय छोटे थे, इस विवाद को पूरी तरह समझ नहीं पाए, लेकिन घर में तनाव का माहौल साफ महसूस करते थे। राबड़ी ने बच्चों को इससे दूर रखने की कोशिश की, लेकिन मीडिया की सुर्खियां और राजनीतिक विरोधियों की टिप्पणियां परिवार तक पहुंच ही जाती थी। इन परिस्थितियों ने तेजस्वी को कम उम्र में ही कठिनाइयों का सामना करना सिखाया। लालू और राबड़ी ने अपने बच्चों को सामाजिक न्याय और समानता के मूल्य सिखाए। घर में अक्सर बिहार के गांवों, गरीबों और पिछड़े वर्गों की बात होती। तेजस्वी को बचपन से बताया गया कि उनकी जिम्मेदारी केवल अपने परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहार के उन लाखों लोगों तक है जो लालू की नीतियों पर भरोसा करते थे। ये मूल्य उनके मन में गहरे तक बसे। तेजस्वी का बचपन बिहार की राजनीति, परिवार की गर्माहट और सामाजिक बदलाव की कहानियों के बीच बीता। ये वह दौर था जब उन्होंने अपने माता पिता की विरासत को करीब से देखा और उस मिट्टी की ताकत को महसूस किया जिसने उन्हें बनाया। लेकिन तेजस्वी का अगला पड़ाव एक अलग दुनिया थी। क्रिकेट की चमकदार पिच, जहां उन्होंने बल्ला थामा और बिहार से दिल्ली तक का सफर तय किया। अध्याय 2, शिक्षा और प्रारंभिक विकास। तेजस्वी यादव का बचपन बिहार की मिट्टी और राजनीति की चमक दमक के बीच बीता, लेकिन उनकी शिक्षा और प्रारंभिक विकास की कहानी उतनी ही रोचक और जटिल है। तेजस्वी की ये यात्रा एक ऐसे युवा की कहानी है जिसने अपनी राह खुद बनाई, भले ही उस राह पर कई ठोकरें और चुनौतियां थी। तेजस्वी की स्कूली शिक्षा पटना के प्रतिष्ठित दिल्ली पब्लिक स्कूल DPS RK पुरम में शुरू हुई। ये स्कूल दिल्ली के बेहतरीन स्कूलों में से एक था और लालू प्रसाद यादव ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए उन्हें वहां भेजा। लेकिन तेजस्वी के लिए स्कूल का माहौल आसान नहीं था। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे होने के नाते वो हमेशा चर्चा में रहते थे। सहपाठी और शिक्षक कभी कभी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि को लेकर टिप्पणियां करते। कुछ लोग उनके पिता की राजनीति को लेकर सवाल उठाते तो कुछ उनकी सादगी का मजाक उड़ाते। इन परिस्थितियों ने तेजस्वी को कम उम्र में ही लोगों के तानों और आलोचनाओं का सामना करना सिखाया। स्कूल में तेजस्वी पढ़ाई से ज्यादा खेलकूद में रुचि रखते थे। क्रिकेट उनका जुनून था और स्कूल के खेल के मैदानों में वो अक्सर बल्ला और गेंद लिए नजर आते, लेकिन पढ़ाई में उनकी रुचि कम थी। शिक्षकों की शिकायत रहती कि तेजस्वी का ध्यान कक्षा से ज्यादा क्रिकेट के मैदान पर रहता है। फिर भी वो एक होनहार छात्र थे जिनमें नेतृत्व की क्षमता साफ झलकती थी। स्कूल के दोस्त बताते हैं कि तेजस्वी अपने हंसमुख स्वभाव और दोस्तों के बीच लोकप्रियता के लिए जाने जाते थे। उनकी हाजिर जवाबी और आत्मविश्वास ने उन्हें अपने सहपाठियों का पसंदीदा बनाया। लेकिन तेजस्वी की शिक्षा का सफर अधूरा रह गया। उन्होंने 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ दिया। इसके पीछे कई कारण थे। सबसे बड़ा कारण था उनकी क्रिकेट के प्रति दीवानगी। उस समय तेजस्वी का सपना क्रिकेटर बनना था। वो अपने पिता की राजनीतिक विरासत से दूर खेल की दुनिया में अपनी पहचान बनाना चाहते थे। लेकिन इस फैसले ने उनके परिवार और समाज में कई सवाल खड़े किए। लालू प्रसाद यादव,
जो खुद एक साधारण पृष्ठभूमि से आए थे, अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दिलाना चाहते थे। राबड़ी देवी भी इस बात से चिंतित थी कि तेजस्वी का भविष्य अनिश्चित हो सकता है। फिर भी उन्होंने अपने बेटे के जुनून का समर्थन किया, शायद इसलिए कि वे जानते थे कि तेजस्वी का दिल क्रिकेट के मैदान में है। तेजस्वी का ये फैसला बिहार में भी चर्चा का विषय बना। लोग कहते थे कि लालू का बेटा पढ़ाई छोड़कर गलत रास्ते पर जा रहा है, लेकिन तेजस्वी इन बातों से बेपरवाह थे। उन्होंने दिल्ली में क्रिकेट कोचिंग शुरू की और जल्द ही अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बना ली। ये उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। स्कूल छोड़ने का मतलब ये नहीं था कि तेजस्वी ने सीखना बंद कर दिया। उन्होंने अपने आसपास के माहौल से बहुत कुछ सीखा। लालू की सभाओं में जाना, जनता से मिलना और उनके हाजिर जवाबी अंदाज को देखना उनके लिए एक अनौपचारिक स्कूल की तरह था। लालू का घर एक जीवंत विश्वविद्यालय था, जहां हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता। तेजस्वी ने अपने पिता से जनता के साथ संवाद करने की कला सीखी। लालू की रैलियों में उनके बोलने का अंदाज, हंसी मजाक के साथ गंभीर मुद्दों को उठाना और लोगों को अपने साथ जोड़ लेना, ये सब तेजस्वी ने करीब से देखा। राबड़ी ने उन्हें सादगी और धैर्य सिखाया। उनके भाई बहनों, खासकर मीसा भारती और तेज प्रताप ने उन्हें परिवार के महत्व और एकजुटता की सीख दी। इस दौर में तेजस्वी का व्यक्तित्व तेजी से विकसित हुआ। वो आत्मविश्वास से भरे, हंसमुख और जमीन से जुड़े इंसान बन रहे थे, लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां भी थी। 1990 के दशक के अंत में चारा घोटाले ने उनके परिवार को सुर्खियों में ला दिया। तेजस्वी, जो उस समय किशोरावस्था में थे, इस विवाद को पूरी तरह नहीं समझ पाए, लेकिन घर में तनाव का माहौल उन्हें साफ दिखता था। मीडिया की खबरें, विरोधियों की आलोचनाएं और सामाजिक दबाव ने उन्हें जल्दी परिपक्व कर दिया। तेजस्वी ने अपने बचपन और किशोरावस्था में जो सबसे बड़ी सीख ली, वो थी लोगों के बीच रहने की कला। चाहे स्कूल के दोस्त हों, क्रिकेट के साथी हों या गांव के लोग, तेजस्वी सबके साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। उनकी ये खूबी बाद में उनकी राजनीति में भी काम आई, लेकिन उस समय उनका ध्यान क्रिकेट पर था। स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने अपना पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाया। दिल्ली में कोचिंग, अंडर 19 टीम में चयन और फिर आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम में जगह, ये सब उनकी मेहनत और जुनून का नतीजा था। हालांकि स्कूल छोड़ने का फैसला उनके लिए आसान नहीं था। परिवार के बाहर लोग उनकी आलोचना करते थे। कुछ कहते कि वो लालू की विरासत को ठुकरा रहे हैं, तो कुछ का मानना था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। लेकिन तेजस्वी का मानना था कि वो अपनी राह खुद चुनेंगे। उनके इस फैसले ने उन्हें एक अलग तरह की आजादी दी, लेकिन साथ ही एक अनिश्चित भविष्य का दबाव भी। तेजस्वी का प्रारंभिक विकास केवल स्कूल की किताबों तक सीमित नहीं था। उन्होंने जीवन के स्कूल से बहुत कुछ सीखा। लालू की रैलियों में जनता की भीड़ को देखकर उन्होंने समझा कि बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं। राबड़ी की सादगी ने उन्हें सिखाया कि सत्ता के शिखर पर भी इंसान जमीन से जुड़ा रह सकता है, और उनके भाई बहनों ने उन्हें सिखाया कि परिवार ही वो ताकत है जो हर मुश्किल में साथ देता है। तेजस्वी की ये यात्रा उन्हें एक अलग दिशा में ले गई। क्रिकेट की पिच पर वो अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी जड़ें बिहार की मिट्टी में थी। ये वो दौर था जब तेजस्वी ने अपने भीतर के नेता को अभी तक पूरी तरह नहीं पहचाना था, लेकिन उनके प्रारंभिक जीवन ने उनके व्यक्तित्व को तराशा, उन्हें वो ताकत दी जो बाद में बिहार की राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पूंजी बनी। उनकी कहानी अब एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। क्रिकेट की दुनिया, जहां वो बिहार से निकलकर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ने वाले थे। अध्याय 3, क्रिकेट करियर, खेल से राजनीति की ओर। तेजस्वी यादव का जीवन उस समय एक अलग राह पर था, जब उन्होंने क्रिकेट की चमकदार दुनिया में कदम रखा। बिहार की राजनीति और लालू प्रसाद यादव की विरासत की छाया से दूर तेजस्वी ने बल्ला थामा
और एक नई पहचान बनाने की ठानी। ये वो दौर था जब उनका जुनून क्रिकेट की पिच थी और उनका सपना था राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छाप छोड़ना। लेकिन ये राह आसान नहीं थी। ये अध्याय तेजस्वी के क्रिकेट करियर की कहानी है, उनके जुनून, उनकी मेहनत और उस मोड़ की जहां से उन्होंने खेल की दुनिया को अलविदा कहा और राजनीति की ओर कदम बढ़ाया। तेजस्वी का क्रिकेट के प्रति प्रेम बचपन से ही था। पटना के स्कूल के मैदानों में वो अक्सर अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आते। गली क्रिकेट से लेकर स्कूल के टूर्नामेंट तक उनकी बल्लेबाजी और फील्डिंग में एक अलग जोश दिखता था। स्कूल में पढ़ाई से ज्यादा उनका ध्यान खेल के मैदान पर रहता। शिक्षकों की शिकायत थी कि तेजस्वी का मन किताबों से ज्यादा क्रिकेट की गेंद पर रहता है, लेकिन तेजस्वी के लिए क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं था। ये उनकी आजादी थी, उनकी पहचान बनाने का मौका था, जो उनके पिता की राजनीतिक छवि से अलग हो। 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ने का फैसला तेजस्वी के लिए एक बड़ा कदम था। जहां उनके परिवार और समाज में लोग इसे गलत मान रहे थे, वही तेजस्वी ने इसे अपने जुनून को पूरा करने का मौका समझा। दिल्ली में उन्होंने क्रिकेट कोचिंग शुरू की। ये वो समय था जब भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह था। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और सौरव गांगुली जैसे सितारे युवाओं के लिए प्रेरणा थे। तेजस्वी भी इन सितारों की तरह मैदान पर चमकना चाहते थे। उनकी मेहनत रंग लाई। जल्द ही तेजस्वी ने झारखंड की अंडर 19 क्रिकेट टीम में जगह बना ली। उस समय बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे और तेजस्वी का चयन इस बात का सबूत था कि उनमें प्रतिभा थी। अंडर 19 स्तर पर उनके प्रदर्शन ने सबका ध्यान खींचा। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता थी और फील्डिंग में चुस्ती। कोच और साथी खिलाड़ी उनकी लगन की तारीफ करते, लेकिन तेजस्वी के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। 2008 में तेजस्वी को एक ऐसा मौका मिला जिसने उनके सपनों को नई उड़ान दी। उन्हें इंडियन प्रीमियर लीग IPL की टीम दिल्ली डेयरडेविल्स में चुना गया। ये उस समय का सबसे बड़ा मंच था। दिल्ली डेयरडेविल्स में उनके साथी खिलाड़ी थे भारत के उभरते सितारे विराट कोहली, गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग। तेजस्वी के लिए ये एक सपने जैसा था। एक बिहारी लड़का जिसके पिता की छवि राजनीति से जुड़ी थी, अब देश के सबसे बड़े क्रिकेट मंच पर था। लेकिन IPL में तेजस्वी का सफर उतना चमकदार नहीं रहा जितना वह चाहते थे। वो 2008 से 2012 तक दिल्ली डेयरडेविल्स का हिस्सा रहे, लेकिन उन्हें ज्यादा मैच खेलने का मौका नहीं मिला। 4 सीजन में उन्होंने केवल कुछ मुट्ठी भर मैच खेले और उनकी बल्लेबाजी या गेंदबाजी को ज्यादा मौका नहीं मिला। इसका एक कारण था उस समय की दिल्ली टीम का स्टार भरा लाइनअप। विराट कोहली जैसे खिलाड़ी पहले से ही अपनी जगह पक्की कर चुके थे और नए खिलाड़ियों के लिए मौके सीमित थे। तेजस्वी के लिए यह दौर निराशाजनक था। मैदान के बाहर उन्हें अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता। कुछ लोग कहते कि वो लालू के बेटे होने की वजह से टीम में है, न कि अपनी प्रतिभा के कारण। ये टिप्पणियां तेजस्वी को चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी मेहनत पर ध्यान देते रहे। उनके कोच बताते हैं कि तेजस्वी अभ्यास में कभी पीछे नहीं हटते थे। सुबह से शाम तक नेट्स में पसीना बहाना, फिटनेस पर काम करना और अपनी तकनीक को बेहतर करना उनका रोज का रूटीन था। तेजस्वी का क्रिकेट करियर सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं था। इस दौरान उन्होंने अनुशासन, मेहनत और दबाव में प्रदर्शन करने की कला सीखी। विराट कोहली के साथ ड्रेसिंग रूम साझा करना, सहवाग की बल्लेबाजी को करीब से देखना और गंभीर की रणनीतियों को समझना, ये अनुभव उनके लिए एक स्कूल की तरह थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, तेजस्वी को एहसास हुआ कि क्रिकेट में उनकी राह उतनी आसान नहीं है। 2012 तक तेजस्वी ने क्रिकेट से दूरी बनाने का फैसला किया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, IPL में लगातार कम मौके मिलना। दूसरा, बिहार में बदलता राजनीतिक माहौल। उस समय
लालू प्रसाद यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। चारा घोटाले के बाद लालू की सियासी ताकत कमजोर हुई थी और परिवार पर दबाव बढ़ रहा था। तेजस्वी को लगने लगा कि उनकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने सपनों तक सीमित नहीं है। बिहार के लोग, जो उनके पिता की नीतियों पर भरोसा करते थे, अब एक नई पीढ़ी की ओर देख रहे थे। क्रिकेट छोड़ने का फैसला तेजस्वी के लिए आसान नहीं था। ये उनके लिए एक सपने को अलविदा कहने जैसा था, लेकिन तेजस्वी ने इसे एक नए अवसर के रूप में देखा। क्रिकेट ने उन्हें जो सिखाया, लगन, धैर्य और दबाव में प्रदर्शन करना, वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। क्रिकेट की पिच से निकलकर वो अब एक नई पिच की ओर बढ़ रहे थे, राजनीति की पिच, जहां गेंदे और बल्ले की जगह रणनीतियां और भाषण थे। 2012 में तेजस्वी ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना शुरू किया। लालू की परिवर्तन रैली में वो पहली बार मंच पर नजर आए। ये वो दौर था जब वो अपने पिता की विरासत को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन क्रिकेट का प्रभाव उनकी शख्सियत पर हमेशा रहा। उनकी हाजिर जवाबी, जनता से जुड़ने की कला और दबाव में शांत रहने की क्षमता, ये सब क्रिकेट के मैदान से सीखे गए सबक थे। तेजस्वी का क्रिकेट करियर भले ही छोटा रहा, लेकिन इसने उनके व्यक्तित्व को तराशा। उन्होंने सीखा कि हार और जीत जिंदगी का हिस्सा है। मैदान पर मिली निराशाएं उन्हें मजबूत बनाती थी। और सबसे बड़ी बात, क्रिकेट ने उन्हें बिहार से बाहर एक नई दुनिया दिखाई, जहां उन्होंने अपने दम पर अपनी पहचान बनाने की कोशिश की। जब तेजस्वी ने क्रिकेट को अलविदा कहा, तो उनके सामने एक नया लक्ष्य था, बिहार की राजनीति में एक नई पीढ़ी का नेतृत्व करना। ये वो समय था जब वो अपने पिता की विरासत को न केवल समझ रहे थे, बल्कि उसे अपने अंदाज में ढाल रहे थे। क्रिकेट की पिच से राजनीति के मंच तक का ये सफर आसान नहीं था, लेकिन तेजस्वी के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उनकी कहानी अब बिहार की गलियों, रैलियों और जनता के बीच आगे बढ़ने वाली थी। अध्याय 4, राजनीति में प्रवेश, आरजेडी से जुड़ाव। तेजस्वी यादव का क्रिकेट का सपना भले ही अधूरा रह गया, लेकिन उनकी जिंदगी अब एक नई पिच पर थी, राजनीति की पिच। ये वो दौर था जब बिहार की राजनीति में बदलाव की हवा चल रही थी और राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था। लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे ले जाने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी पर थी और तेजस्वी इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने के लिए तैयार थे। ये अध्याय तेजस्वी के राजनीति में प्रवेश की कहानी है। उनके शुरुआती कदम, परिवर्तन रैली में उनकी भूमिका और लालू के राजनीतिक वारिस के रूप में उभरने की यात्रा। 2012 का साल तेजस्वी के लिए एक नया मोड़ लेकर आया। क्रिकेट की दुनिया को अलविदा कहने के बाद उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ औपचारिक रूप से जुड़ना शुरू किया। उस समय आरजेडी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। चारा घोटाले के बाद लालू की सियासी ताकत कमजोर हुई थी और 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की जनता दल, यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का गठबंधन सत्ता में था। लालू की अनुपस्थिति और पार्टी की कमजोर स्थिति ने कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ा था। ऐसे में तेजस्वी का राजनीति में आना न केवल परिवार के लिए बल्कि पार्टी के लिए भी एक नई उम्मीद लेकर आया। तेजस्वी का पहला बड़ा मंच था लालू की परिवर्तन रैली। ये रैली 2012 में शुरू हुई, जब लालू ने बिहार में अपनी खोई हुई सियासी जमीन को फिर से हासिल करने की कोशिश की। तेजस्वी, जो उस समय महज 23 साल के थे, इस रैली में मंच पर नजर आए। उनके भाई तेज प्रताप भी उनके साथ थे। ये पहली बार था जब बिहार की जनता ने लालू के बेटों को इतने बड़े मंच पर देखा। तेजस्वी का आत्मविश्वास, उनकी हाजिर जवाबी और जनता से जुड़ने का अंदाज लोगों को लालू की झलक दिखा रहा था। लेकिन तेजस्वी केवल अपने पिता की नकल नहीं थे, वो अपनी एक अलग पहचान बना रहे थे। परिवर्तन रैली में
तेजस्वी ने छोटे छोटे भाषण दिए। उनकी बातों में बिहार के युवाओं, गरीबों और पिछड़े वर्गों के लिए एक नई उम्मीद थी। वो बिहार की समस्याओं, बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे पर खुलकर बोले। उनकी आवाज में जोश था, लेकिन साथ ही एक सादगी भी जो लोगों को पसंद आई। लालू की रैलियों में जहां हंसी मजाक और देसी अंदाज का बोलबाला था, तेजस्वी ने उसमें एक नया रंग जोड़ा, युवा ऊर्जा और आधुनिक सोच। तेजस्वी का राजनीति में प्रवेश आसान नहीं था। उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी चुनौती थी उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि। लालू के बेटे होने के नाते उन पर हमेशा वंशवाद का आरोप लगा। विरोधी कहते कि तेजस्वी को राजनीति में मौका उनकी योग्यता की वजह से नहीं, बल्कि उनके पिता की वजह से मिला। ये आरोप तेजस्वी को चुभते थे, लेकिन उन्होंने इसे अपनी ताकत बनाया। वो कहते थे, मैं लालू का बेटा हूं, लेकिन अपनी मेहनत और जनता के भरोसे से अपनी जगह बनाऊंगा। इस दौर में तेजस्वी ने बिहार के गांव-गांव का दौरा शुरू किया। वो कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और पार्टी को फिर से संगठित करने में जुट गए। उनकी मेहनत का असर दिखने लगा। आरजेडी के कार्यकर्ता जो लालू की अनुपस्थिति में निराश थे, अब तेजस्वी में एक नया नेतृत्व देख रहे थे। उनकी युवा ऊर्जा और जमीन से जुड़ा अंदाज कार्यकर्ताओं को प्रेरित करता था। तेजस्वी ने इस दौरान सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उस समय बिहार में सोशल मीडिया का चलन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन तेजस्वी ने इसे समझा और इसका इस्तेमाल किया। ट्विटर और फेसबुक पर वो बिहार की समस्याओं पर लिखते, नीतीश सरकार की खामियों को उजागर करते और युवाओं से जुड़ते। उनकी ये रणनीति नई थी। जहां लालू की ताकत रैलियों और जनसभाओं में थी, तेजस्वी ने डिजिटल दुनिया को भी अपनी ताकत बनाया। 2013 में लालू को चारा घोटाले में सजा हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। ये आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन इस मुश्किल वक्त में तेजस्वी ने पार्टी की कमान संभाली। वो और तेज प्रताप मिलकर रैलियां करने लगे। तेजस्वी ने इस दौरान अपने पिता की विरासत को न केवल संभाला, बल्कि उसे एक नया रूप दिया। वो बिहार के युवाओं को रोजगार, शिक्षा और विकास का सपना दिखा रहे थे। उनकी रैलियों में भीड़ बढ़ने लगी और लोग उन्हें लालू के वारिस के रूप में देखने लगे। तेजस्वी का ये शुरुआती दौर उनके लिए एक सीखने का समय था। उन्होंने लालू से जनता से जुड़ने की कला सीखी, लेकिन उसे अपने अंदाज में ढाला। जहां लालू अपनी देसी शैली और हास्य के लिए जाने जाते थे, तेजस्वी की शैली में एक नयापन था। वो आधुनिक मुद्दों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और तकनीक पर बात करते, जो बिहार के युवाओं को आकर्षित करता था। साथ ही वो सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों के हक की बात को भी नहीं भूलते थे। इस दौरान तेजस्वी ने अपने भाई तेज प्रताप के साथ मिलकर काम किया। दोनों भाइयों की जोड़ी बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बन गई। जहां तेज प्रताप का अंदाज थोड़ा भावुक और धार्मिक था, तेजस्वी अधिक रणनीतिक और आक्रामक थे। दोनों ने मिलकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट किया और नीतीश सरकार के खिलाफ एक मजबूत विपक्ष की नींव रखी। तेजस्वी के राजनीति में शुरुआती कदमों ने उन्हें बिहार की जनता के बीच लोकप्रिय बनाया, लेकिन उनकी राह में चुनौतियां कम नहीं थी। नीतीश कुमार और बीजेपी का गठबंधन उस समय बिहार में मजबूत था। इसके अलावा तेजस्वी को अपनी उम्र और अनुभव की कमी के कारण भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता था। लोग कहते कि वो अभी कच्चे हैं और लालू की तरह जनता को लुभाने की कला में उन्हें समय लगेगा। लेकिन तेजस्वी ने इन आलोचनाओं को अपनी मेहनत से जवाब दिया। 2015 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए पहली बड़ी परीक्षा था। इस चुनाव में आरजेडी ने जनता दल, यूनाइटेड और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया। तेजस्वी ने इस गठबंधन के लिए दिन रात मेहनत की। वो बिहार के हर कोने में गए, रैलियां की और युवाओं को अपने साथ जोड़ा। उनकी मेहनत रंग लाई
और महागठबंधन ने 2015 के चुनाव में शानदार जीत हासिल की। तेजस्वी को राघोपुर सीट से टिकट मिला और वो पहली बार विधायक बने। ये उनकी राजनीतिक यात्रा में एक मील का पत्थर था। तेजस्वी का राजनीति में प्रवेश सिर्फ लालू की विरासत को आगे ले जाना नहीं था, ये एक नई पीढ़ी का उदय था जो बिहार को नई दिशा देना चाहता था। तेजस्वी ने दिखाया कि वो न केवल अपने पिता के बेटे हैं, बल्कि एक ऐसे नेता भी हैं जो अपनी मेहनत और दूरदर्शिता से जनता का भरोसा जीत सकते हैं। उनकी ये शुरुआत बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखने वाली थी। अगला पड़ाव था उनका उप मुख्यमंत्री बनना, जहां उन्होंने अपनी नेतृत्व क्षमता को और साबित किया। अध्याय 5, 2015 विधानसभा चुनाव और पहली जीत। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था। ये वो समय था जब उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के एक युवा चेहरे के रूप में अपनी सियासी पारी शुरू की और बिहार की जनता के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता को साबित किया। मात्र 26 साल की उम्र में तेजस्वी ने न केवल राघोपुर सीट से अपनी पहली जीत हासिल की, बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री के रूप में भी अपनी छाप छोड़ी। ये अध्याय तेजस्वी के 2015 के चुनावी अभियान, उनकी रणनीतियों, उनकी पहली जीत और इसके बाद की जिम्मेदारियों की कहानी है। ये वो दौर था जब तेजस्वी ने दिखाया कि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे से कहीं ज्यादा है, एक नेता जो बिहार के लिए एक नई दृष्टि लेकर आया था। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव एक कांटे की टक्कर था। उस समय राष्ट्रीय जननायक गठबंधन एनडीए, जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल, यूनाइटेड, जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी शामिल थी, 2005 से सत्ता में थी। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी चारा घोटाले के बाद कमजोर हो चुकी थी और लालू को खुद इस घोटाले में सजा के कारण चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। ऐसे में तेजस्वी और उनके भाई तेज प्रताप पर परिवार की सियासी विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। आरजेडी ने जेडीयू और कांग्रेस के साथ मिलकर महागठबंधन बनाया, जिसका मकसद बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को रोकना था। तेजस्वी को वैशाली जिले की राघोपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया। राघोपुर यादव परिवार का गढ़ था, जहां लालू और राबड़ी देवी पहले विधायक रह चुके थे। लेकिन इस बार दाव बड़ा था। एनडीए, खासकर बीजेपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विकास के वादों के साथ जोरदार प्रचार कर रही थी। तेजस्वी की उम्र और अनुभव की कमी को लेकर सवाल उठाए गए। उन्हें वंशवादी और नौसिखिया कहा गया, लेकिन तेजस्वी ने इन आलोचनाओं को एक अवसर में बदला। वो कहते थे, मैं लालू का बेटा हूं, लेकिन आपका भरोसा अपनी मेहनत से जीतूंगा। तेजस्वी का चुनावी अभियान जोश और जुनून से भरा था। उन्होंने बिहार के हर कोने में रैलियां की, गांव-गांव जाकर लोगों से मिले और बेरोजगारी, शिक्षा और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों पर बात की। उनके भाषणों में लालू की देसी शैली की झलक थी, लेकिन उनमें एक नई ताजगी थी। वो बिहार के युवाओं को रोजगार और बेहतर भविष्य का सपना दिखाते थे। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती थी और उनकी हाजिर जवाबी ने लोगों का दिल जीत लिया। तेजस्वी ने सोशल मीडिया का भी भरपूर इस्तेमाल किया। ट्विटर और फेसबुक पर वो नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करते और युवाओं से सीधा संवाद करते। ये उस समय बिहार की सियासत में एक नया प्रयोग था। तेजस्वी का अभियान केवल राघोपुर तक सीमित नहीं था। वो पूरे बिहार में महागठबंधन के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने जेडीयू और कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए भी रैलियां की, जिससे गठबंधन की एकजुटता को बल मिला। लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं थी। एनडीए ने तेजस्वी की कम पढ़ाई, उन्होंने 10वीं के बाद स्कूल छोड़ दिया था, को मुद्दा बनाया और उन्हें अनुभवहीन बताया। बीजेपी ने लालू के शासनकाल को जंगल राज कहकर प्रचारित किया और तेजस्वी को इसका हिस्सा बताया। इसके अलावा
चारा घोटाले का साया भी उनके परिवार पर था। तेजस्वी ने इन आलोचनाओं का डटकर सामना किया। वो रैलियों में कहते, मेरे पिता ने सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी और मैं उसे आगे बढ़ाऊंगा। 8 नवंबर 2015 को चुनाव के दिन बिहार सांस रो के इंतजार कर रहा था। जब परिणाम आए तो महागठबंधन ने शानदार जीत हासिल की। गठबंधन ने 243 सीटों में से 178 सीटें जीती, जिसमें आरजेडी को 80 सीटें मिली। ये सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। तेजस्वी ने राघोपुर में अपने निकटतम प्रतिद्वंदी को 22,000 से अधिक वोटों से हराया। 26 साल की उम्र में वो बिहार के सबसे युवा विधायकों में से एक बने। ये उनकी व्यक्तिगत जीत थी और ये संदेश था कि यादव परिवार की सियासी विरासत अभी खत्म नहीं हुई है। जीत के बाद महागठबंधन ने सरकार बनाई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन सबसे चौंकाने वाला फैसला था तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाना। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद मिलना बिहार की सियासत में चर्चा का विषय बन गया। तेजस्वी को सड़क निर्माण, भवन निर्माण और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। कुछ लोगों ने इसे गठबंधन की ताकत और युवा ऊर्जा का प्रतीक माना, तो कुछ ने इसे वंशवाद का उदाहरण बताया। तेजस्वी ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया और अपने काम पर ध्यान दिया। उप मुख्यमंत्री के रूप में तेजस्वी ने तुरंत काम शुरू किया। सड़क निर्माण विभाग में उन्होंने ग्रामीण बिहार को शहरों से जोड़ने के लिए हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण शुरू किया। गुणवत्ता और समयबद्धता पर उनका जोर था। बिहार के गांवों में जहां पहले कीचड़ भरी पगडंडियां थी, वहां पक्की सड़कें बनने लगी। ये बिहार के लोगों के लिए एक बड़ा बदलाव था। बाढ़ राहत कार्यों में भी तेजस्वी ने सक्रियता दिखाई। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, राहत शिविरों का निरीक्षण किया और ये सुनिश्चित किया कि लोगों को समय पर मदद मिले। उनकी ये सक्रियता ने उनकी छवि को एक जिम्मेदार नेता के रूप में मजबूत किया। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में तेजस्वी ने सामाजिक न्याय की अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्कूलों में छात्रवृत्ति योजनाओं को मजबूत किया और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सके। तेजस्वी का मानना था कि बिहार का भविष्य इसके युवाओं में है और उनकी नीतियां इसी दिशा में थी। लेकिन तेजस्वी का ये कार्यकाल बिना चुनौतियों के नहीं था। 2017 में IRCTC घोटाले के आरोपों ने उनके परिवार को फिर से सुर्खियों में ला दिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने लालू और तेजस्वी के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसने महागठबंधन में तनाव पैदा किया। नीतीश कुमार ने इन आरोपों को आधार बनाकर गठबंधन तोड़ दिया और बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। ये उनके लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने नीतीश की आलोचना की और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी। तेजस्वी की पहली जीत केवल एक सियासी सफलता नहीं थी, ये उनकी व्यक्तिगत जीत थी। उन्होंने क्रिकेटर के अधूरे सपनों से निकलकर बिहार की सियासत में अपनी जगह बनाई। उनकी ऊर्जा, जनता से जुड़ने की कला और सामाजिक न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें बिहार के युवाओं का चहेता बनाया। ये जीत उनकी सियासी यात्रा में एक मील का पत्थर थी, जिसने उन्हें एक नए मंच पर लाकर खड़ा किया। लेकिन उनकी राह अभी लंबी थी। अगला पड़ाव था 2017 का गठबंधन टूटना और विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका, जहां उन्होंने नीतीश सरकार को कड़ी चुनौती दी। अध्याय 6, उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल, उपलब्धियां और नीतियां। 2015 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ था। राघोपुर से विधायक बनने के बाद मात्र 26 साल की उम्र में वो बिहार के उप मुख्यमंत्री बने। ये एक ऐसा अवसर था जिसने उन्हें न केवल अपने पिता लालू प्रसाद यादव की विरासत को आगे बढ़ाने का मौका दिया, बल्कि बिहार की जनता के सामने अपनी नेतृत्व क्षमता साबित करने का मंच भी प्रदान किया।
तेजस्वी को सड़क निर्माण, भवन निर्माण और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण जैसे महत्वपूर्ण विभाग सौंपे गए। लेकिन ये जिम्मेदारी आसान नहीं थी। आलोचनाओं, राजनीतिक दबाव और परिवार पर लटकते कानूनी विवादों के बीच तेजस्वी ने अपने कार्यकाल में कई उल्लेखनीय कदम उठाए। ये अध्याय उनके उप मुख्यमंत्री के 2 कार्यकालों 2015 से 2017 और 2022 से 2024 की कहानी है, जिसमें उनकी उपलब्धियों, नीतियों और बिहार के लिए उनके योगदान को रेखांकित किया गया है। 2015 में महागठबंधन की जीत के बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा पद संभालना अपने आप में एक चुनौती थी। आलोचक उन्हें अनुभवहीन कहते थे और कुछ ने इसे वंशवाद का उदाहरण बताया। लेकिन तेजस्वी ने इन आलोचनाओं को अपनी मेहनत से जवाब देने का फैसला किया। सड़क निर्माण विभाग उनके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। बिहार, जो लंबे समय से खराब सड़कों और कनेक्टिविटी की कमी से जूझ रहा था, तेजस्वी के लिए एक बड़ा अवसर था। उन्होंने इस विभाग को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनके कार्यकाल में बिहार में हजारों किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण शुरू हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों को शहरों से जोड़ने वाली सड़कों पर विशेष ध्यान दिया गया। तेजस्वी ने सुनिश्चित किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता बनी रहे और परियोजनाएं समय पर पूरी हों। इन प्रयासों ने बिहार के गांवों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को आसान बनाया, जिनके लिए शहर तक पहुंचना पहले एक कठिन काम था। बाढ़ राहत कार्यों में भी तेजस्वी ने सक्रिय भूमिका निभाई। बिहार, जो हर साल बाढ़ की त्रासदी झेलता है, तेजस्वी के कार्यकाल में बेहतर प्रबंधन देखा गया। उन्होंने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से मिले और ये सुनिश्चित किया कि भोजन, दवाइयां और आश्रय समय पर उपलब्ध हों। उनकी ये सक्रियता जनता के बीच उनकी छवि को मजबूत करने में मददगार साबित हुई। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगे जो न केवल मंचों पर भाषण देता है, बल्कि जरूरत के समय उनके बीच मौजूद रहता है। पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में तेजस्वी ने कई कदम उठाए। उन्होंने आरजेडी की मूल विचारधारा, सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाते हुए इन समुदायों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया। स्कूलों में छात्रवृत्ति योजनाओं को मजबूत किया गया और तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए ताकि युवा रोजगार के लिए तैयार हो सके। तेजस्वी ने विशेष रूप से बिहार के युवाओं पर ध्यान दिया, क्योंकि वो मानते थे कि युवा शक्ति ही राज्य के भविष्य को बदल सकती है। लेकिन ये कार्यकाल बिना चुनौतियों के नहीं था। 2017 में महागठबंधन में दरार पड़ गई। नीतीश कुमार ने अचानक बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया और आरजेडी को सत्ता से बाहर कर दिया। ये तेजस्वी के लिए एक बड़ा झटका था। वो उप मुख्यमंत्री के पद से हटाए गए और आरजेडी को विपक्ष में बैठना पड़ा। इसके अलावा तेजस्वी और उनके परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप भी इस दौरान सामने आए। इन आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने नीतीश कुमार की आलोचना की और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी। इस मुश्किल दौर ने उन्हें सिखाया कि राजनीति में उतार चढ़ाव स्थायी है और धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। 2022 में बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया। अब वो पहले से अधिक परिपक्व और अनुभवी थे। 2015 के अनुभव ने उन्हें सिखाया था कि सत्ता में रहते हुए जनता की उम्मीदों को पूरा करना कितना जरूरी है। इस बार तेजस्वी ने और भी बड़े लक्ष्य रखे। सड़क निर्माण विभाग में उन्होंने पहले से शुरू की गई परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने पर जोर दिया। बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने का काम और तेज हुआ। उन्होंने बिहार को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें प्रमुख पुलों और राजमार्गों का निर्माण शामिल था।
इन प्रयासों ने न केवल बिहार की अर्थव्यवस्था को बल दिया, बल्कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को भी आसान बनाया। युवा रोजगार तेजस्वी की प्राथमिकता बना। 2022 में महागठबंधन सरकार ने लाखों सरकारी नौकरियों की भर्ती की घोषणा की। तेजस्वी ने इस प्रक्रिया को पारदर्शी और तेज बनाने के लिए कई कदम उठाए। शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती और अन्य सरकारी नौकरियों में तेजी लाई गई। बिहार के युवाओं के लिए ये एक बड़ा कदम था, क्योंकि बेरोजगारी लंबे समय से राज्य की सबसे बड़ी समस्या थी। तेजस्वी ने रैलियों में कहा, हमारा लक्ष्य है कि बिहार का हर युवा आत्मनिर्भर बने। नौकरी के लिए उसे दिल्ली या मुंबई नहीं जाना पड़े। उनकी ये बात युवाओं में जोश भरती थी। सामाजिक न्याय के मुद्दे पर तेजस्वी ने अपने पिता की विरासत को और मजबूत किया। उन्होंने जातिगत जनगणना की मांग को जोर शोर से उठाया। 2022 में बिहार सरकार ने जातिगत जनगणना शुरू की, जो देश में अपनी तरह का पहला कदम था। तेजस्वी ने इस पहल को सामाजिक न्याय की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। उनका मानना था कि जातिगत जनगणना से पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों की सही स्थिति सामने आएगी, जिससे उनके लिए बेहतर नीतियां बनाई जा सकेंगी। इस कदम ने उन्हें बिहार के सामाजिक रूप से वंचित समुदायों में और लोकप्रिय बनाया। बाढ़ प्रबंधन में भी तेजस्वी ने सक्रियता दिखाई। 2022 और 2023 की बाढ़ के दौरान उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और राहत कार्यों को व्यक्तिगत रूप से देखा। उनकी ये सक्रियता जनता के बीच उनकी छवि को और मजबूत करती थी। वो न केवल एक नेता के रूप में, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आए जो मुश्किल समय में लोगों के साथ खड़ा होता है। लेकिन 2022 से 2024 का कार्यकाल भी चुनौतियों से खाली नहीं था। 2024 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। ये तेजस्वी और आरजेडी के लिए एक और झटका था। महागठबंधन की सरकार गिर गई और तेजस्वी को फिर से उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। लेकिन इस बार तेजस्वी पहले से अधिक तैयार थे। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करना शुरू किया। उनकी रैलियां और सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें बिहार के युवाओं और वंचित वर्गों के बीच एक मजबूत आवाज बनाया। तेजस्वी के दोनों कार्यकालों में उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बिहार के युवाओं और वंचित वर्गों में उम्मीद जगाना। सड़क निर्माण ने गांवों को शहरों से जोड़ा, रोजगार योजनाओं ने युवाओं को अवसर दिए और जातिगत जनगणना ने सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया कदम उठाया। उनकी नीतियों ने न केवल बिहार की बुनियादी समस्याओं को संबोधित किया, बल्कि आरजेडी की छवि को भी आधुनिक और विकास केंद्रित बनाया। तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता से जुड़ने की क्षमता। वो रैलियों में देसी अंदाज में बात करते, लेकिन उनके भाषणों में विकास और आधुनिकता की बात होती थी। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें बिहार के बाहर भी पहचान दिलाई। वो बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन गए, जो उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो उनकी समस्याओं को समझता है। तेजस्वी के कार्यकाल में चुनौतियां भी कम नहीं थी। महागठबंधन का बार बार टूटना, परिवार पर कानूनी विवादों की तलवार और उनकी कम उम्र को लेकर आलोचनाएं, इन सब ने उनके धैर्य की परीक्षा ली। लेकिन इन चुनौतियों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि राजनीति में सफलता केवल सत्ता में रहने से नहीं मिलती, बल्कि जनता का भरोसा जीतने से मिलती है। तेजस्वी का उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल उनकी नेतृत्व क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने दिखाया कि वो न केवल लालू की विरासत को आगे ले जा सकते हैं, बल्कि उसे अपने अंदाज में नया रूप भी दे सकते हैं। ये दौर उनके लिए एक स्कूल की तरह था, जहां उन्होंने शासन, नीति निर्माण और जनता से संवाद की कला सीखी। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगला पड़ाव था विपक्ष के नेता के रूप में उनकी भूमिका, जहां उन्होंने नीतीश सरकार को कड़ी चुनौती दी। अध्याय 7, राजनीतिक उतार चढ़ाव, गठबंधन टूटना। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर एक रोलर कोस्टर की तरह रहा,
जिसमें जीत की ऊंचाइयां और हार की गहराइयां दोनों शामिल थी। 2015 में उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तेजस्वी ने बिहार की जनता में एक नई उम्मीद जगाई थी, लेकिन बिहार की राजनीति की अस्थिरता और गठबंधनों की जटिल गतिशीलता ने उनके सामने नई चुनौतियां ला खड़ी की। ये अध्याय 2017 और 2024 में महागठबंधन के टूटने, तेजस्वी के विपक्ष के नेता बनने और उनकी रणनीतियों की कहानी है। ये वो दौर था जब तेजस्वी ने न केवल अपने धैर्य और नेतृत्व की परीक्षा दी, बल्कि बिहार की राजनीति में एक मजबूत आवाज के रूप में उभरे। 2015 में महागठबंधन की जीत ने बिहार में एक नया युग शुरू किया था। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, जनता दल, यूनाइटेड, जेडीयू और कांग्रेस का ये गठजोड़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ एक मजबूत जवाब था। तेजस्वी उप मुख्यमंत्री के रूप में बिहार के विकास और सामाजिक न्याय के लिए काम कर रहे थे, लेकिन ये गठबंधन ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। 2017 में नीतीश कुमार ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। उन्होंने बीजेपी के साथ फिर से गठबंधन कर लिया और महागठबंधन को तोड़ दिया। ये तेजस्वी और आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका था। 2017 का ये घटनाक्रम तेजस्वी के लिए व्यक्तिगत और राजनीतिक दोनों स्तर पर चुनौतीपूर्ण था। उस समय तेजस्वी और उनके परिवार पर आईआरसीटीसी घोटाले के आरोप लगे थे। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामले दर्ज किए, जिसमें आरोप था कि लालू ने रेल मंत्री रहते हुए अनुचित तरीके से होटल ठेके दिए। नीतीश कुमार ने इन आरोपों को आधार बनाकर महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं और तेजस्वी के साथ काम करना संभव नहीं है। तेजस्वी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने इसे बीजेपी और नीतीश की सियासी साजिश बताया, जिसका मकसद आरजेडी को कमजोर करना था। एक रैली में तेजस्वी ने जनता से कहा, ये आरोप मेरे खिलाफ नहीं, बल्कि बिहार की जनता के खिलाफ है, जो सामाजिक न्याय और समानता के लिए लड़ती है। उनकी ये बात आरजेडी समर्थकों में जोश भरती थी, लेकिन सियासी नुकसान को रोकना आसान नहीं था। नीतीश के इस कदम ने महागठबंधन की सरकार गिरा दी और तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इस हार के बाद तेजस्वी ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने विपक्ष के नेता की भूमिका स्वीकार की और नीतीश सरकार को चुनौती देना शुरू किया। बिहार विधानसभा में तेजस्वी की आक्रामक शैली और तीखे सवालों ने नीतीश कुमार को कई बार असहज किया। वो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाढ़ प्रबंधन जैसे मुद्दों पर सरकार की कमियों को उजागर करते। उनकी ये रणनीति न केवल विधानसभा तक सीमित थी, बल्कि वो जनता के बीच भी गए। गांव-गांव में रैलियां, सभाएं और सोशल मीडिया के जरिए उन्होंने नीतीश सरकार की नाकामियों को सामने लाया। तेजस्वी की ये आक्रामकता उनकी नई छवि का हिस्सा थी। जहां पहले लोग उन्हें लालू के बेटे के रूप में देखते थे, अब वो एक स्वतंत्र नेता के रूप में उभर रहे थे। उनकी रैलियों में युवा और वंचित वर्गों की भारी भीड़ जुटती थी। वो बिहार के युवाओं को रोजगार और शिक्षा का सपना दिखाते और साथ ही सामाजिक न्याय की अपनी पार्टी की मूल विचारधारा को मजबूत करते। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें बिहार के बाहर भी पहचान दिलाई। वो ट्विटर पर नीतीश सरकार की नीतियों की आलोचना करते और बिहार की समस्याओं पर खुलकर बोलते। 2017 से 2020 तक तेजस्वी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी भूमिका को बखूबी निभाया। इस दौरान उन्होंने कई जन आंदोलनों का नेतृत्व किया। बेरोजगारी के खिलाफ उनकी बेरोजगारी यात्रा ने बिहार के युवाओं को एकजुट किया। इस यात्रा में तेजस्वी ने बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और युवाओं से उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने नीतीश सरकार पर आरोप लगाया कि वो बिहार के युवाओं को रोजगार देने में नाकाम रही है। उनकी ये यात्रा न केवल सियासी थी, बल्कि सामाजिक भी थी।
क्योंकि इसने बिहार के युवाओं में एक नई चेतना जगाई। लेकिन 2024 में इतिहास ने खुद को दोहराया। 2022 में नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी से नाता तोड़ा और महागठबंधन के साथ सरकार बनाई। तेजस्वी को फिर से उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उन्होंने बिहार के विकास के लिए कई कदम उठाए। लेकिन 2024 में नीतीश ने फिर से पलटी मारी और बीजेपी के साथ चले गए। ये तेजस्वी और आरजेडी के लिए एक और बड़ा झटका था। महागठबंधन की सरकार गिर गई और तेजस्वी को फिर से उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इस बार तेजस्वी पहले से अधिक तैयार थे। उन्होंने विपक्ष के नेता के रूप में और भी आक्रामक रुख अपनाया। 2024 में उनकी रणनीति थी नीतीश सरकार की कमियों को जनता के सामने लाना और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी करना। उन्होंने नीतीश को पलटूराम कहकर उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उनकी रैलियों में वो कहते, नीतीश जी बार बार गठबंधन बदलते हैं। लेकिन बिहार की जनता अब जाग चुकी है। उनकी ये बात जनता में जोश भरती थी। तेजस्वी ने इस दौरान अपनी रणनीतियों को और मजबूत किया। उन्होंने आरजेडी को फिर से संगठित करने पर ध्यान दिया। पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट करना, गांव-गांव तक पहुंचना और सोशल मीडिया के जरिए युवाओं से जुड़ना उनकी रणनीति का हिस्सा था। उन्होंने जातिगत जनगणना के मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया, जिसे बिहार में लागू करने में उनकी बड़ी भूमिका थी। ये मुद्दा न केवल सामाजिक न्याय से जुड़ा था, बल्कि बिहार के वंचित वर्गों को एकजुट करने में भी महत्वपूर्ण था। इस दौर में तेजस्वी की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता से जुड़ने की क्षमता। वो रैलियों में देसी अंदाज में बात करते, लेकिन उनके भाषणों में आधुनिक मुद्दों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और तकनीक का जिक्र होता था। उनकी ये शैली बिहार के युवाओं को आकर्षित करती थी। वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो न केवल लालू की विरासत को आगे ले जा रहा था, बल्कि उसे एक नया रूप दे रहा था। गठबंधन टूटने के इन उतार चढ़ावों ने तेजस्वी को कई सबक सिखाए। उन्होंने सीखा कि राजनीति में विश्वास और विश्वासघात साथ साथ चलते हैं। नीतीश कुमार के बार बार पलटने ने उन्हें सिखाया कि सियासत में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होते। लेकिन सबसे बड़ा सबक था जनता का भरोसा। तेजस्वी ने देखा कि बिहार की जनता, खासकर युवा और वंचित वर्ग, उन पर भरोसा कर रहे थे। ये भरोसा उनकी सबसे बड़ी पूंजी बन गया। तेजस्वी का ये दौर उनके लिए एक स्कूल की तरह था। विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने न केवल नीतीश सरकार को चुनौती दी, बल्कि अपनी नेतृत्व क्षमता को भी तराशा। उनकी रणनीतियां, उनकी आक्रामकता और उनकी जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें बिहार की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ बनाया। लेकिन उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 2020 का विधानसभा चुनाव उनकी अगली बड़ी परीक्षा थी, जहां उन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व किया और बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू किया। अध्याय 8, 2020 विधानसभा चुनाव, नेतृत्व की परीक्षा। 2020 का बिहार विधानसभा चुनाव तेजस्वी यादव के लिए एक निर्णायक मोड़ था। ये वो समय था जब उन्होंने न केवल राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का नेतृत्व किया, बल्कि महागठबंधन के चेहरे के रूप में बिहार की जनता के सामने अपनी सबसे बड़ी परीक्षा दी। 2017 में महागठबंधन के टूटने और उप मुख्यमंत्री पद छिनने के बाद तेजस्वी ने विपक्ष के नेता के रूप में अपनी ताकत दिखाई थी। लेकिन 2020 का चुनाव उनके लिए एक मौका था, ये साबित करने का कि वो न केवल लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। ये अध्याय तेजस्वी के 2020 के चुनावी अभियान, उनकी रणनीतियों और बिहार की राजनीति में उनके उभरते कद की कहानी है। 2020 का चुनाव बिहार के लिए कई मायनों में खास था। ये कोविड-19 महामारी के बीच होने वाला पहला बड़ा चुनाव था। बिहार की जनता आर्थिक संकट, बेरोजगारी और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं से जूझ रही थी। लॉकडाउन के दौरान
लाखों बिहारी मजदूर देश के विभिन्न हिस्सों से अपने गांवों में लौटे थे और नीतीश कुमार की सरकार पर उनकी मदद न करने के आरोप लग रहे थे। इस माहौल ने तेजस्वी के लिए एक अवसर पैदा किया। उन्होंने महागठबंधन का नेतृत्व संभाला, जिसमें आरजेडी, कांग्रेस और वामपंथी दल शामिल थे। तेजस्वी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी रणनीति स्पष्ट थी: युवाओं, गरीबों और वंचित वर्गों को एकजुट करना। उन्होंने अपने अभियान का केंद्र बिंदु बनाया बेरोजगारी। तेजस्वी ने वादा किया कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो उनकी पहली कैबिनेट बैठक में 10 लाख सरकारी नौकरियों का फैसला लिया जाएगा। ये वादा बिहार के युवाओं में जोश भरने वाला था। बिहार, जहां बेरोजगारी एक बड़ी समस्या थी, वहां तेजस्वी का ये नारा "नौकरी दो, वोट लो" घर घर तक पहुंचा। उनके अभियान में एक नया जोश था। तेजस्वी ने बिहार के हर कोने में रैलियां की। उनकी सभाओं में भारी भीड़ जुटती थी, खासकर युवा और वंचित वर्गों की। वो अपने भाषणों में नीतीश कुमार की सरकार पर जमकर हमला करते। उन्होंने नीतीश पर आरोप लगाया कि 15 साल की उनकी सरकार ने बिहार को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया। तेजस्वी कहते, नीतीश जी ने बिहार को केवल वादे दिए, लेकिन नौकरी, शिक्षा और स्वास्थ्य के नाम पर कुछ नहीं किया। उनकी ये आक्रामकता जनता को पसंद आ रही थी। तेजस्वी की रणनीति में सोशल मीडिया का भी बड़ा योगदान था। वो ट्विटर और फेसबुक पर लगातार सक्रिय रहे। उनके ट्वीट्स में नीतीश सरकार की नाकामियों को उजागर किया जाता और साथ ही वो बिहार के युवाओं को प्रेरित करने वाले संदेश साझा करते। उनकी ये डिजिटल रणनीति बिहार की राजनीति में एक नया प्रयोग थी। जहां लालू की ताकत रैलियों और देसी अंदाज में थी, तेजस्वी ने इसे आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ा। उनकी इस रणनीति ने उन्हें बिहार के बाहर भी पहचान दिलाई। महागठबंधन के अभियान में तेजस्वी का चेहरा सबसे आगे था। वो न केवल आरजेडी के लिए बल्कि पूरे गठबंधन के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने कांग्रेस और वामपंथी दलों के साथ मिलकर एक संयुक्त रणनीति बनाई। उनकी कोशिश थी कि गठबंधन की एकजुटता बनी रहे, लेकिन ये आसान नहीं था। गठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद थे और कुछ छोटे दल महागठबंधन से अलग हो गए। फिर भी तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने गठबंधन के कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए दिन रात मेहनत की। चुनाव में तेजस्वी ने फिर से राघोपुर सीट से उम्मीदवारी भरी। ये सीट उनके लिए न केवल राजनीतिक बल्कि भावनात्मक रूप से भी महत्वपूर्ण थी। राघोपुर आरजेडी का गढ़ था और तेजस्वी ने 2015 में यहां से जीत हासिल की थी। लेकिन 2020 में उनके सामने बीजेपी के सतीश कुमार जैसे मजबूत उम्मीदवार थे। तेजस्वी ने राघोपुर में अपनी पूरी ताकत लगाई। वो गांव-गांव गए, लोगों से मिले और उनकी समस्याएं सुनी। उनकी सादगी और जनता से जुड़ने का अंदाज लोगों को पसंद आया। चुनाव के दौरान तेजस्वी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। नीतीश कुमार और बीजेपी ने उनके खिलाफ तीखा प्रचार किया। तेजस्वी पर वंशवाद और अनुभवहीनता के आरोप लगाए गए। बीजेपी ने लालू के शासनकाल को जंगल राज कहकर प्रचारित किया और तेजस्वी को इसका हिस्सा बताया। इसके अलावा तेजस्वी और उनके परिवार पर चल रहे कानूनी मामलों जैसे IRCTC घोटाला को भी मुद्दा बनाया गया। लेकिन तेजस्वी ने इन आलोचनाओं का डटकर सामना किया। उन्होंने कहा, मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, लेकिन मैं बिहार की जनता के लिए लड़ता रहूंगा। चुनाव परिणाम 10 नवंबर 2020 को आए। ये एक कांटे की टक्कर थी। महागठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जीत हासिल करने में थोड़ा पीछे रह गया। राष्ट्रीय जननायक गठबंधन NDA ने 125 सीटें जीती, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिली। लेकिन आरजेडी 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। ये तेजस्वी के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने न केवल अपनी सीट राघोपुर में जीत हासिल की,
बल्कि अपनी पार्टी को बिहार की सबसे बड़ी ताकत बनाया। तेजस्वी की राघोपुर में जीत आसान नहीं थी। उन्होंने बीजेपी के सतीश कुमार को करीब 38,000 वोटों से हराया। ये जीत उनकी मेहनत और जनता के साथ उनके जुड़ाव का नतीजा थी। लेकिन पूरे बिहार में महागठबंधन की हार ने तेजस्वी को निराश किया। उन्होंने परिणामों को स्वीकार किया, लेकिन नीतीश सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव में धांधली हुई और कई सीटों पर वोटों की गिनती में गड़बड़ी की गई। उनकी इस बात ने बिहार की जनता में चर्चा छेड़ दी। 2020 का चुनाव तेजस्वी के लिए एक जीत और हार का मिश्रण था। भले ही महागठबंधन सत्ता में नहीं आया, लेकिन तेजस्वी ने बिहार की राजनीति में अपनी जगह पक्की कर ली। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़, उनके वादों पर जनता का भरोसा और उनकी आक्रामक रणनीति ने दिखाया कि वो बिहार के भविष्य के नेता है। इस चुनाव ने उन्हें एक नई पहचान दी, एक युवा, जोशीले और जनता से जुड़े नेता की। चुनाव के बाद तेजस्वी ने विपक्ष के नेता की भूमिका फिर से संभाली। उन्होंने नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करना जारी रखा। बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर उनकी आवाज और मजबूत हुई। उन्होंने बिहार के युवाओं को एकजुट करने के लिए कई यात्राएं शुरू की, जिनमें उनकी नौजवान यात्रा खास थी। इस यात्रा में वो युवाओं से मिले, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें रोजगार के लिए लड़ने का वादा किया। 2020 का चुनाव तेजस्वी के लिए एक सबक भी था। उन्होंने सीखा कि सियासत में जीत और हार दोनों अस्थायी है। उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बिहार की जनता का भरोसा, जो उन्होंने अपनी मेहनत से कमाया था। इस चुनाव ने उन्हें और परिपक्व बनाया। वो अब न केवल लालू के बेटे थे, बल्कि एक ऐसे नेता थे जिन्हें बिहार का युवा और वंचित वर्ग अपना मसीहा मानने लगा था। तेजस्वी की ये यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। 2020 के बाद उनके सामने कई और चुनौतियां थी। कानूनी विवाद, नीतीश सरकार की आलोचना और 2025 के लिए तैयारी। लेकिन इस चुनाव ने एक बात साफ कर दी थी। तेजस्वी यादव बिहार की सियासत में एक ऐसी ताकत बन चुके थे जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। उनकी कहानी अब और जटिल होने वाली थी, खासकर उन विवादों और कानूनी चुनौतियों के साथ जो उनके परिवार पर लटक रही थी। अध्याय 9, विवाद और कानूनी चुनौतियां। तेजस्वी यादव का राजनीतिक सफर जितना प्रेरणादायक रहा, उतना ही विवादों से भरा भी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे होने के नाते तेजस्वी पर हमेशा सुर्खियों की नजर रही। लेकिन उनके जीवन में कुछ ऐसे विवाद और कानूनी मामले आए जिन्होंने उनकी छवि को प्रभावित करने की कोशिश की। IRCTC घोटाला, भूमि नौकरी घोटाला और धन शोधन के आरोपों ने न केवल तेजस्वी को बल्कि पूरे यादव परिवार को आलोचनाओं के घेरे में ला खड़ा किया। ये अध्याय इन विवादों और कानूनी चुनौतियों की कहानी है, जिसमें तेजस्वी ने हिम्मत और रणनीति के साथ इनका सामना किया। तेजस्वी का राजनीति में प्रवेश तब हुआ जब उनके परिवार पर पहले से ही चारा घोटाले का साया था। 1990 के दशक में लालू प्रसाद यादव पर बिहार के पशुपालन विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाले का आरोप लगा था। इस घोटाले ने लालू की छवि को नुकसान पहुंचाया और आरजेडी की ताकत को कमजोर किया। तेजस्वी, जो उस समय बच्चे थे, ने इस विवाद के प्रभाव को अपने परिवार पर देखा। लेकिन 2017 में जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, तब उनके खिलाफ स्वयं के कानूनी मामले सामने आए, जो उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन गए। सबसे चर्चित मामला था IRCTC घोटाला। 2017 में केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया। आरोप था कि 2004 से 2009 के बीच, जब लालू रेल मंत्री थे, उन्होंने रेलवे के 2 होटलों का ठेका एक निजी कंपनी को देने में अनियमितता की। बदले में उस कंपनी ने लालू के परिवार को पटना में एक जमीन सस्ते दाम पर दी। CBI का दावा था कि ये जमीन तेजस्वी
और उनके परिवार के स्वामित्व वाली कंपनी के नाम पर थी। ये मामला न्यूज में ये खबर सुर्खियों में थी। बीजेपी और नीतीश कुमार ने इस मामले को महागठबंधन तोड़ने का आधार बनाया। तेजस्वी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने इसे बीजेपी और केंद्र सरकार की सियासी साजिश बताया, जिसका मकसद आरजेडी को कमजोर करना था। एक रैली में उन्होंने कहा, ये मामले मेरे परिवार को बदनाम करने की कोशिश है। हम बिहार की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। तेजस्वी की इस प्रतिक्रिया ने उनके समर्थकों में जोश भरा, लेकिन कानूनी दबाव बढ़ता गया। सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने इस मामले की जांच तेज कर दी। 2017 में यह मामला तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती बना। नीतीश कुमार ने आईआरसीटीसी घोटाले का हवाला देकर महागठबंधन से अलग होने का फैसला किया, जिसके कारण तेजस्वी को उप मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा। इस घटना ने न केवल उनकी राजनीतिक स्थिति को प्रभावित किया, बल्कि उनकी छवि पर भी सवाल उठाए। लेकिन तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने जनता के बीच जाकर इन आरोपों का जवाब दिया और अपनी बेगुनाही का दावा किया। इसके बाद भूमि नौकरी घोटाले का मामला सामने आया। इस मामले में आरोप था कि लालू ने रेलवे में नौकरियों के बदले जमीन हासिल की थी। तेजस्वी और उनके परिवार पर धन शोधन के भी आरोप लगे। ईडी ने तेजस्वी के स्वामित्व वाली संपत्तियों की जांच शुरू की, जिसमें दिल्ली और पटना में उनके मॉल और अन्य संपत्तियां शामिल थी। 2023 तक तेजस्वी पर 11 आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें से अधिकांश धन शोधन और भ्रष्टाचार से संबंधित थे। इन मामलों ने तेजस्वी को कानूनी और राजनीतिक रूप से दबाव में डाला। तेजस्वी ने इन कानूनी चुनौतियों का सामना करने के लिए एक दोहरी रणनीति अपनाई। पहला, उन्होंने कानूनी लड़ाई को मजबूती से लड़ा। उनके वकीलों ने अदालत में दलील दी कि ये मामले राजनीति से प्रेरित है और सबूतों का अभाव है। दूसरा, उन्होंने जनता के बीच अपनी बात रखी। रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए तेजस्वी ने इन आरोपों को सियासी बदलाव बताया। उन्होंने कहा, जब आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सत्ता प्रतिष्ठान आपको निशाना बनाता है, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। उनकी ये आक्रामकता उनके समर्थकों में जोश भरती थी। इन विवादों का असर तेजस्वी की छवि पर पड़ा। उनके विरोधी, खासकर बीजेपी, ने इन मामलों को जंगल राज की वापसी का प्रतीक बताया, लेकिन तेजस्वी ने इसे अपने फायदे में बदला। उन्होंने बिहार के वंचित वर्गों और युवाओं को एकजुट किया, जिन्हें लगता था कि ये मामले सामाजिक न्याय की लड़ाई को दबाने की कोशिश है। उनकी रैलियों में भारी भीड़ जुटती थी और उनके भाषणों में सामाजिक न्याय और बिहार के विकास की बात होती थी। कानूनी चुनौतियों के बीच तेजस्वी ने अपनी राजनीतिक सक्रियता कम नहीं की। उन्होंने बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार की कमियों को उजागर किया और सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी। उनकी यह रणनीति उनकी छवि को बचाने में मददगार साबित हुई। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, जो इस बात का सबूत था कि इन विवादों ने उनके समर्थन आधार को पूरी तरह प्रभावित नहीं किया। तेजस्वी के लिए ये कानूनी मामले एक व्यक्तिगत चुनौती भी थे। वो अक्सर कहते थे कि ये मामले न केवल उनके खिलाफ है, बल्कि बिहार के उन लाखों लोगों के खिलाफ है जो आरजेडी की विचारधारा पर भरोसा करते हैं। उनकी ये बात उनके समर्थकों में गहरी पैठ रखती थी। खासकर बिहार के युवा और वंचित वर्ग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो सत्ता प्रतिष्ठान से लड़ने की हिम्मत रखता है। इन विवादों ने तेजस्वी को कई सबक सिखाए। उन्होंने सीखा कि राजनीति में आलोचनाएं और कानूनी दबाव स्थायी साथी है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी जनता से जुड़ने की क्षमता। वो रैलियों में देसी अंदाज में बात करते, लेकिन उनके भाषणों में आधुनिक मुद्दों का जिक्र होता था। उनकी ये शैली उन्हें बिहार के युवाओं का चहेता बनाती थी। कानूनी चुनौतियों के बावजूद तेजस्वी ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी राजनीतिक लड़ाई जारी रखी और 2022 में
जब महागठबंधन की सरकार बनी तो वो फिर से उप मुख्यमंत्री बने, लेकिन 2024 में नीतीश के पलटने और महागठबंधन के टूटने के बाद वो फिर से विपक्ष में आ गए। इन उतार चढ़ावों ने उन्हें और मजबूत बनाया। उन्होंने सीखा कि सियासत में जीत और हार अस्थायी है और जनता का भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। तेजस्वी के जीवन में ये विवाद और कानूनी चुनौतियां एक काले साए की तरह रहे, लेकिन उन्होंने इन्हें अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उनकी हिम्मत, उनकी रणनीति और जनता से जुड़ने की उनकी कला ने उन्हें बिहार की सियासत में एक मजबूत स्तंभ बनाया। उनकी कहानी अब उनके व्यक्तिगत जीवन की ओर बढ़ रही थी, जहां उन्होंने एक नया परिवार शुरू किया और अपनी जिंदगी के एक नए पहलू को सामने लाया। अध्याय 10, व्यक्तिगत जीवन, विवाह, परिवार और निजी पक्ष। तेजस्वी यादव का जीवन बिहार की सियासत, रैलियों और कानूनी विवादों की सुर्खियों में भरा रहा, लेकिन उनकी कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जो उनकी निजी जिंदगी को दर्शाता है। ये अध्याय तेजस्वी के व्यक्तिगत जीवन की झलक देता है, उनके विवाह, परिवार और उस निजी पक्ष की जो जनता की नजरों से अक्सर छिपा रहा। 2021 में राजश्री यादव, रेचल गोदेन्हो से उनका विवाह, उनकी बेटी कात्यायनी का जन्म और उनके पारिवारिक जीवन ने तेजस्वी को एक नए रूप में पेश किया। ये वो पक्ष है जो उन्हें एक सियासतदान से ज्यादा एक इंसान बनाता है, जिसके अपने सपने, जिम्मेदारियां और भावनाएं हैं। तेजस्वी का व्यक्तिगत जीवन हमेशा सुर्खियों में कम रहा, जहां उनके पिता लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी देवी की जिंदगी बिहार की जनता के लिए खुली किताब थी। तेजस्वी ने अपनी निजी जिंदगी को अपेक्षाकृत निजी रखा, लेकिन 2021 में जब उनकी शादी की खबर सामने आई तो ये बिहार की सियासत और समाज में चर्चा का विषय बन गया। तेजस्वी ने 9 दिसंबर 2021 को दिल्ली में एक सादे समारोह में राजश्री यादव से शादी की। राजश्री, जिन्हें पहले रेचल गोदेन्हो के नाम से जाना जाता था, एक ईसाई परिवार से थी। इस अंतरधार्मिक विवाह ने कई लोगों को चौंकाया, लेकिन तेजस्वी और उनके परिवार ने इसे सहजता से अपनाया। राजश्री और तेजस्वी की मुलाकात दिल्ली में हुई थी। राजश्री एक शिक्षित और स्वतंत्र विचारों वाली युवती थी, जो तेजस्वी की सादगी और जोश से प्रभावित हुई। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदली। तेजस्वी ने एक साक्षात्कार में कहा था, राजश्री मेरी ताकत है, वो मेरी जिंदगी को संतुलित करती है। उनकी शादी में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और पूरे परिवार की मौजूदगी थी। ये एक सादा समारोह था, जिसमें बिहार की सियासत के कुछ चुनिंदा लोग शामिल हुए। तेजस्वी ने इस मौके पर अपने परिवार की एकजुटता और खुले विचारों को दर्शाया। ये विवाह बिहार में चर्चा का विषय बना। कुछ लोगों ने इसे सामाजिक समरसता का प्रतीक बताया, क्योंकि ये एक हिंदू ईसाई विवाह था, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसे सियासी चाल बताया, जिसका मकसद विभिन्न समुदायों को एकजुट करना था। तेजस्वी ने इन आलोचनाओं को नजरअंदाज किया और अपने परिवार के साथ इस नए अध्याय को खुशी से अपनाया। 2022 में तेजस्वी और राजश्री के जीवन में एक नई खुशी आई, जब उनकी बेटी कात्यायनी का जन्म हुआ। कात्यायनी का नाम तेजस्वी के धार्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को दर्शाता है, जो उनकी मां राबड़ी देवी से प्रेरित था। तेजस्वी ने अपनी बेटी के जन्म को अपने जीवन का सबसे खूबसूरत पल बताया। सोशल मीडिया पर उन्होंने कात्यायनी की तस्वीरें साझा की और लिखा, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। बिहार की जनता ने भी इस खबर को खुशी से स्वीकार किया और तेजस्वी की छवि एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में और मजबूत हुई। तेजस्वी का निजी जीवन उनकी सियासी जिंदगी से काफी अलग था, जहां वह रैलियों में आक्रामक और जोशीले नेता के रूप में नजर आते थे। घर पर वो एक स्नेहमयी पति और पिता थे। राजश्री के साथ उनका रिश्ता सादगी और आपसी समझ पर आधारित था। राजश्री ने तेजस्वी की सियासी जिंदगी में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो उनकी रैलियों में कम ही नजर आई,
लेकिन पर्दे के पीछे वो तेजस्वी की ताकत बनी। तेजस्वी ने कई बार कहा कि राजश्री की सलाह और समर्थन ने उन्हें मुश्किल वक्त में संभाला। तेजस्वी का अपने परिवार के साथ रिश्ता भी उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा। लालू और राबड़ी के 9 बच्चों में से 7वें होने के नाते तेजस्वी का अपने भाई बहनों के साथ गहरा लगाव था। खासकर अपने बड़े भाई तेज प्रताप के साथ उनकी दोस्ती और छोटी मोटी नोकझोंक उनके बचपन की यादों का हिस्सा थी। तेज प्रताप, जो अपनी धार्मिक और भावुक शैली के लिए जाने जाते हैं, और तेजस्वी, जो रणनीतिक और आक्रामक है, ने मिलकर आरजेडी को मजबूत किया। लेकिन निजी जीवन में दोनों भाई एक दूसरे के लिए हमेशा मौजूद रहे। तेजस्वी की बहनें मीसा भारती, रोहिणी, चंदा, रागिनी, धन्नु और हेमा भी उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। मीसा भारती, जो स्वयं एक सांसद और सक्रिय राजनीतिज्ञ है, तेजस्वी के लिए एक प्रेरणा थी। तेजस्वी ने कई बार कहा कि उनकी बहनों ने उन्हें परिवार के महत्व और एकजुटता की सीख दी। लालू और राबड़ी की सादगी और सामाजिक न्याय की विचारधारा ने तेजस्वी के निजी जीवन को भी प्रभावित किया। वो अक्सर अपने माता पिता की कहानियों को याद करते, जो उन्हें बिहार की मिट्टी से जोड़े रखती थी। तेजस्वी का निजी जीवन उनकी सियासी छवि से अलग एक मानवीय पक्ष दिखाता है। वो अपने परिवार के साथ समय बिताना पसंद करते थे। जब भी उन्हें सियासत से फुर्सत मिलती, वो अपनी बेटी कात्यायनी के साथ खेलते या राजश्री के साथ समय बिताते। उनके करीबी बताते हैं कि तेजस्वी को खाना पकाना और परिवार के साथ हंसी मजाक करना पसंद है। ये वो तेजस्वी है जो रैलियों की भीड़ और सियासी दबावों से दूर एक साधारण इंसान की तरह जीते हैं। लेकिन तेजस्वी का निजी जीवन भी पूरी तरह सियासत से अलग नहीं था। उनकी शादी और बेटी के जन्म की खबरें अक्सर सियासी रंग ले लेती थी। कुछ लोग कहते कि उनकी अंतरधार्मिक शादी एक सियासी रणनीति थी, जिसका मकसद विभिन्न समुदायों को एकजुट करना था। लेकिन तेजस्वी ने इन बातों को नजरअंदाज किया। उनके लिए उनका परिवार उनकी ताकत था और वो इसे किसी सियासी रंग में नहीं देखते थे। तेजस्वी के निजी जीवन ने उनकी सियासी छवि को भी प्रभावित किया। उनकी सादगी, परिवार के प्रति समर्पण और खुले विचारों ने उन्हें बिहार की जनता के बीच और लोकप्रिय बनाया। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते थे जो न केवल सियासत में बल्कि निजी जीवन में भी मूल्यों को जीता है। उनकी बेटी कात्यायनी के जन्म ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी दी, न केवल बिहार की जनता के लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी एक बेहतर भविष्य बनाने की। तेजस्वी का ये निजी पक्ष उनकी सियासी जिंदगी को संतुलित करता था। जहां वो विधानसभा में नीतीश सरकार से भिड़ते थे, वहीं घर पर वो अपनी बेटी के साथ खेलते और परिवार के साथ समय बिताते। ये संतुलन उनकी ताकत बना। उनकी ये कहानी अब उनके भविष्य की दृष्टि और विरासत की ओर बढ़ रही थी, जहां वो बिहार के लिए एक नया सपना देख रहे थे। अध्याय 11, निष्कर्ष, भविष्य की दृष्टि और विरासत। तेजस्वी यादव की कहानी बिहार की मिट्टी से शुरू होकर सियासत की ऊंचाइयों तक पहुंची। एक क्रिकेटर के सपनों से लेकर बिहार के उप मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता तक का उनका सफर उतार चढ़ाव, संघर्ष और उम्मीदों से भरा रहा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बेटे के रूप में जन्मे तेजस्वी ने न केवल अपनी पारिवारिक विरासत को आगे बढ़ाया, बल्कि उसमें अपनी अनूठी छाप भी छोड़ी। ये अध्याय तेजस्वी के योगदान, बिहार के युवाओं के लिए उनकी प्रेरणा और भविष्य की संभावनाओं पर एक नजर डालता है। ये उनकी विरासत की कहानी है, एक ऐसी विरासत जो बिहार की सियासत को नई दिशा दे रही है। तेजस्वी का जीवन बिहार की जनता के लिए एक प्रेरणा है। उन्होंने दिखाया कि उम्र और अनुभव की कमी को मेहनत और जुनून से पार किया जा सकता है। 2015 में मात्र 26 साल की उम्र में उप मुख्यमंत्री बनकर उन्होंने बिहार की सियासत में एक नया अध्याय शुरू किया। सड़क निर्माण, बाढ़ राहत और सामाजिक न्याय के लिए उनकी नीतियों ने बिहार के गांवों और शहरों को जोड़ा।
2020 के विधानसभा चुनाव में जब आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी तो तेजस्वी ने साबित किया कि वो न केवल लालू के बेटे हैं बल्कि एक ऐसे नेता हैं जो जनता का भरोसा जीत सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी बिहार के युवाओं में उम्मीद जगाना। तेजस्वी ने बेरोजगारी को अपने अभियान का केंद्र बनाया। उनका 10 लाख नौकरियों का वादा भले ही 2020 में पूरा न हो सका, बिहार के युवाओं के लिए एक सपना बन गया। उनकी रैलियों में उमड़ने वाली भीड़, खासकर युवाओं की, इस बात का सबूत थी कि वो उनकी आकांक्षाओं को समझते हैं। तेजस्वी ने न केवल रोजगार की बात की बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे जैसे मुद्दों को भी उठाया। उनकी ये दृष्टि बिहार को एक आधुनिक और समावेशी राज्य बनाने की थी। सामाजिक न्याय तेजस्वी की विचारधारा का मूल रहा। लालू की तरह उन्होंने पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों के हक के लिए लड़ाई लड़ी। 2022 में शुरू हुई जातिगत जनगणना उनकी इस लड़ाई का एक ऐतिहासिक कदम था। इस जनगणना ने न केवल बिहार के सामाजिक ढांचे को समझने का मौका दिया बल्कि वंचित वर्गों के लिए बेहतर नीतियां बनाने का रास्ता भी खोला। तेजस्वी ने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उनकी ये पहल न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बनी। तेजस्वी की सियासी शैली उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। जहां लालू अपनी देसी शैली और हास्य के लिए जाने जाते थे, तेजस्वी ने इसे आधुनिकता के साथ जोड़ा। उनकी रैलियों में देसी अंदाज तो था, लेकिन उनके भाषणों में डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप और तकनीक जैसे मुद्दों का जिक्र भी था। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता ने उन्हें बिहार के बाहर भी पहचान दिलाई। वो ट्विटर पर नीतीश सरकार की कमियों को उजागर करते और बिहार के युवाओं को प्रेरित करने वाले संदेश साझा करते। उनकी ये शैली उन्हें बिहार के युवाओं का चहेता बनाती थी। लेकिन तेजस्वी का सफर बिना चुनौतियों के नहीं था। 2017 और 2024 में महागठबंधन का टूटना, परिवार पर लगे कानूनी आरोप और वंशवाद की आलोचनाएं, इन सब ने उनके धैर्य की परीक्षा ली। फिर भी तेजस्वी ने इन चुनौतियों को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने जनता के बीच जाकर अपनी बात रखी और साबित किया कि वो केवल लालू के बेटे नहीं बल्कि एक स्वतंत्र नेता है। उनकी ये हिम्मत बिहार के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी। 2025 के विधानसभा चुनाव तेजस्वी के लिए एक बड़ा मौका है। नीतीश कुमार की बार बार बदलती गठबंधन नीति ने उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। उनकी रणनीति है बिहार के युवाओं और वंचित वर्गों को एकजुट करना। वो कहते हैं, बिहार का भविष्य युवाओं के हाथ में है। हम एक ऐसा बिहार बनाएंगे जहां हर युवा को रोजगार, हर बच्चे को शिक्षा और हर परिवार को सम्मान मिले। उनकी ये दृष्टि बिहार की जनता में एक नई उम्मीद जगा रही है। तेजस्वी की विरासत केवल सियासी नहीं है, वो एक ऐसे नेता है जो बिहार के सामाजिक ढांचे को बदलना चाहते हैं। उनकी जातिगत जनगणना की पहल, रोजगार के वादे और सामाजिक न्याय की लड़ाई ने उन्हें बिहार के वंचित वर्गों का मसीहा बनाया। उनकी सादगी, जनता से जुड़ने की कला और मुश्किलों में हार न मानने का जज्बा उन्हें एक अलग पहचान देता है। तेजस्वी का व्यक्तिगत जीवन भी उनकी विरासत का हिस्सा है। राजश्री यादव से उनकी शादी और उनकी बेटी कात्यायनी का जन्म उनके जीवन को एक नया आयाम देता है। वो एक स्नेहमयी पति और पिता है जो अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं। उनकी ये सादगी बिहार की जनता को उनके और करीब लाती है। लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो न केवल सियासत में बल्कि निजी जीवन में भी मूल्यों को जीता है। तेजस्वी की भविष्य की दृष्टि बिहार को एक आधुनिक, समावेशी और विकसित राज्य बनाने की है। वो चाहते हैं कि बिहार के युवा देश के बड़े शहरों में पलायन करने के बजाय अपने राज्य में अवसर पाए। उनकी नीतियां शिक्षा, रोजगार और बुनियादी ढांचे पर केंद्रित है। वो बिहार को एक ऐसी जगह बनाना चाहते हैं जहां हर वर्ग को बराबरी का हक मिले। उनकी ये दृष्टि न केवल सियासी है बल्कि सामाजिक और आर्थिक भी है।
तेजस्वी की विरासत अभी बन रही है। वो एक ऐसे नेता है जो लालू की विचारधारा को नई पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। उनकी मेहनत, उनकी हिम्मत और उनकी जनता से जुड़ने की कला ने उन्हें बिहार की सियासत में एक मजबूत स्तंभ बनाया। 2025 का चुनाव उनके लिए एक और मौका है, ये साबित करने का कि वो बिहार को नई दिशा दे सकते हैं। उनकी कहानी बिहार के लाखों युवाओं की कहानी है, संघर्ष, सपनों और एक बेहतर भविष्य की उम्मीद की कहानी। तेजस्वी यादव का सफर यहां खत्म नहीं होता। ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जा रही है। बिहार की जनता, खासकर युवा और वंचित वर्ग, उनकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। उनकी विरासत न केवल उनके परिवार की है, बल्कि उस बिहार की है जो बदलाव का सपना देखता है। तेजस्वी की ये यात्रा बिहार की मिट्टी से शुरू हुई और ये अब उस मिट्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कहानी है। द बेटर वर्ल्ड में हमने देखा कैसे तेजस्वी ने बिहार की जनता के लिए सपने बुने, क्रिकेट की पिच से लेकर सियासत के मंच तक। उनकी मेहनत, सामाजिक न्याय की लड़ाई और युवाओं में जगाई उम्मीद बिहार को नई दिशा दे रही है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जुनून और हिम्मत से कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। द बेटर वर्ल्ड के साथ बने रहिए और आइए मिलकर एक बेहतर दुनिया बनाएं। सुनते रहें, प्रेरित होते रहें।